हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इंग्लिश ग्रामर में मैं आप लोगों को वर्ब पढ़ाने वाला हूँ। यानी वर्ब क्या है, ठीक है, या वर्ब की पहचान कैसे करें, वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं, इन सभी के बारे में विधिवत मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। देखिए हेडिंग रहेगा वर्ब। क्या रहेगा? वर्ब। वर्ब वर्ब को बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, वर्ब को क्या बोलते हैं? तो क्रिया। ठीक है, सुनिए, वर्ब यानी क्रिया क्या है? यानी ऐसा शब्द जिससे किसी भी कार्य को होने का पता चलता है। यानी ऐसा वर्ब जिससे किसी भी कार्य का होने का पता चलता है, वो सभी क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि गो। गो मतलब क्या पता चलता है? यानी जाना, है कि नहीं। गो मतलब क्या पता चलता है? कि कोई चीज़ें जा रही है तो जाना पता चलता है ना। ऐसे इट, इट यानी खाना, तो यह खाने के बारे में पता चलता है, यहाँ जाने के बारे में पता चलता है। तो सब क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। देखिए वर्ब को तो बहुत भागों में बांटा गया है कि मैं जो है कि इसको समझने के लिए मेनली दो भागों में डिवाइड करता हूँ। ध्यान सुनिएगा, मैं इसको समझने के लिए मेनली दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो देखिए वर्ब को अगर दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो एक वर्ब होगा मेन वर्ब। कौन सा होगा? मेन वर्ब, यानी जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। क्लियर। दूसरा होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी को एक और नाम से बोल देता हूं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी एक मेन वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। मेन वर्ब का भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। ऐसे ही इनफाइनाइट यानी नॉन फाइनाइट। ठीक है, इसको नॉन फाइनाइट भी बोल सकते हैं ना। तो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसे ही ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब है ना। दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान सुनिए कि फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ये मेन वर्ब को इतने पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, ये हमें पढ़ने के अकॉर्डिंग इसको बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हिंदी में नहीं समझते हैं, बस इतना आप याद रखिएगा, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ठीक है, ये हो गया। चलिए हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब को कितने भागों में, तो ये भी दो पार्ट में बांट देता हूँ, है ना। दो पार्ट में। एक मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर दे देता हूँ नाम हेल्पिंग। क्या नाम देता हूँ? हेल्पिंग वर्ब। प्रॉपर नाम दे देता हूँ, यानी हेल्पिंग वर्ब। दूसरे का नाम देता हूँ मॉडल्स। क्या नाम दे दिया मैंने? मॉडल्स। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे जितना भी आप टेंस पढ़ेंगे, जो भी मैं टेंस पढ़ाऊंगा या जो भी आपने टेंस पढ़ा होगा, उसमें जितने भी प्रयोग होते हैं, जैसे इज, एम, आर, लिख देता हूँ, इज, एम, आर, वाज, वेर, ठीक है, हैज, हैव। ठीक है, ये जितने भी ये टेंस में प्रयोग होने वाले जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, उन सबको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और जो मॉडल्स वर्ब होते हैं, मॉडल्स वर्ब आप याद रखिएगा, ये कुल जो है कि 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। और इन 13 को पढ़ना है, और ये आपको टेंस में पढ़ने को मिलेगा, और इस मेन वर्ब को पढ़ना है। यानी फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इन नॉन फाइनाइट क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये पढ़ाने वाला हूँ कि मॉडल्स जो है कि 13 है, इनको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपको ये मेन वर्ब पढ़ा दूंगा, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। क्लियर ना। तो आप जो है कि इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसे रफ करता हूँ और
इस मॉडल्स वर्ब को पढ़ाने वाला हूँ। मैंने बता दिया कि ये वाला आपको टेंस में पढ़ाऊंगा, ये मॉडल्स वर्ब अभी 13 का 13 पढ़ाऊंगा, और एक अलग से वीडियो ला दूंगा मेन वर्ब के लिए, यानी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। बहुत ही आसान है, ये आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लेके चलते हैं मॉडल्स वर्ब पे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हटा दें, देखिए, चलिए ठीक है। मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मॉडल्स बना कैसे। तो मॉडल्स क्या होता था ना कि जब कोई इंसान कुछ बात करता था, यानी मूड, हमारा मूड कैसा है बात करने का, क्या हम बात करना चाहते हैं, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, तो वो उससे बना दिया गया मॉडल्स वर्ब, यानी मूड से बनाया गया। किससे बनाया गया? ये मूड से, यानी हमारा मूड कैसा है, हम किस चीज़ को किस तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं, इस बात पे डिसाइड किया गया कि ये मॉडल्स वर्ब है। यानी आप इतना बात याद रखिएगा कि जो मॉडल्स वर्ब होते हैं वो मूड से बने हुए हैं, यानी आपका बोलने का मूड कैसा है, आपका व्यवहार, यानी मूड क्या बोलना चाहते हैं, उसके ऊपर से बनाया गया मॉडल्स वर्ब। मैंने बताया मॉडल्स वर्ब टोटल कितने हैं, तो 13। कितने हैं? तो 13। चलिए इन 13 का मैं नाम लिखता हूँ और इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान सुनिएगा, 13 का लिखता हूँ। देखिए पहला है कैन, उसके बाद कुड, ठीक है, कैन, कुड, ठीक है। उसके बाद मे, उसके बाद माइट, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, क्लियर। उसके बाद शुड, नीड, आउट टू, ठीक है, आउट टू यानी शुड, नीड, आउट टू, मस्ट, ठीक है। देखिए टोटल कितने हैं, तो 13 में मैंने कितना लिख दिया, 4 और 4 8, क्लियर। चलिए और कितने बचे, तो 5। उसके बाद शैल, विल, वुड, डेयर, यूज्ड टू, यूज्ड टू। ये हो गया टोटल हमारा 13। कितना हो गया, 13। अब देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शुड, नीड, आउट टू, मस्ट, शैल, विल, वुड, डेयर, यूज्ड टू, क्लियर। देखिए ये टोटल 13 मॉडल्स वर्ब हमें पढ़ना है। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आप इस 13 के 13 को ऐसे कॉन्सेप्ट से पढ़ाने वाला हूं कि आप इसमें कभी गलती करेंगे ही नहीं। ध्यान सुनिएगा, कैसे गलती नहीं करेंगे इस चीज़ को मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कैन, कुड, मे, माइट। इन सबको मैंने एक साथ लिखा हुआ है, इसलिए इन सभी को एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ और इसको नीचे लिखता हूँ, क्योंकि इन्हीं चारों को पढ़ने वाले हैं। फिर इन चारों को एक साथ पढ़ेंगे, फिर इन सब को एक साथ पढ़ेंगे। जैसे ये ग्रुप में मैंने लिखवाया है कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, नीड, आउट टू, मस्ट, याद रखिएगा। ऐसे शैल, विल, वुड, डेयर, यूज्ड टू, क्लियर। ऐसे ही आप सीक्वेंस याद रखिएगा, इन चारों को एक साथ, इन चारों को एक साथ और इन सब को एक साथ। अगर आप ऐसे याद करते हैं तो मेरी गारंटी है कि कभी जीवन में इस बात को नहीं भूलेंगे कि किसका प्रयोग हम कब करने वाले हैं। चलिए मैं बेसिक चीज समझाता हूं। देखिए इन सबको मैं नीचे नोट करता हूं। देखिए कैन, कुड, मे, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट। अब ध्यान सुनिए, इन सभी का मतलब एक ही होता है, एक ही जैसे मतलब होता है। ध्यान सुनिए, इन सब का एक ही जैसे मतलब होता है, यानी सकना। क्या होता है? सकना यानी सकता, ठीक है, सकना, सकता, ये शब्द होता है। ध्यान सुनिएगा, इन सभी का एक ही जैसा अर्थ होता है, यानी लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी सकता है या सकती थी, समझ रहे हैं, ऐसा शब्द आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी एक ही, इन चारों का मतलब एक ही है, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है अब समझिए। देखिए जो कैन होता है ना, ये हमेशा जो सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? तो प्रेजेंट की बात करेगा, है ना। वो हमेशा किस में बात करेगा? प्रेजेंट में बात करेगा। और ये एबिलिटी को बताएगा, किसकी? एबिलिटी यानी योग्यता के बारे में बताएगा। किसके बारे में? योग्यता के बारे में। कैन
हमेशा प्रेजेंट में रहेगा और योग्यता के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? योग्यता के बारे में। अब चलिए, ये कुड, कुड ध्यान सुनिए, ये रहेगा आपका पास्ट में। किस में रहेगा? तो पास्ट में। किस में रहेगा? पास्ट में। ऐसे ही जो मे है ये भी रहेगा प्रेजेंट। किस में रहेगा? तो प्रेजेंट में। ध्यान सुनिए, ये भी किस में रहेगा? और ये किस में रहेगा? तो पास्ट में। किस में रहेगा? पास्ट में। क्लियर? सुनिए, प्रेजेंट में रहेगा, ये योग्यता बताएगा, ठीक है। और ये कुड जो है कि ये भी क्या बताएगा? योग्यता बताएगा। ये भी क्या बताएगा? योग्यता। यानी आपको जब मैं एग्जाम्पल लिख के दूंगा ना तो आप समझ जाइए। देखिए, कैन, कुड योग्यता बताने वाले हैं, मे, माइट ये दोनों शब्द आपको अनुमति बताएंगे। किस, क्या चीज बताएंगे? अनुमति। यानी जब किसी से आप परमिशन लोगे ना या परमिशन दोगे, वहाँ पे हम मे या माइट का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब? जब प्रेजेंट में परमिशन दे रहे हैं तो मे, और पास्ट में देंगे तो माइट। आ रहा समझे ना? पास्ट में देंगे तो माइट। चलिए, अब हम अनुमति देखते हैं, यानी कैन, कुड, मे, माइट, इन सब का एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आप देखिएगा कैन, कुड, मे, माइट, आप इसमें से कौन लगने वाला है आप खुद डिसाइड करिएगा। देखिए मैं लिखता हूँ, वह जा सकता है। अब आप देखिए, सबका मतलब एक ही था, ठीक है ना। अब देखिए, वह जा सकता है। अब आप सेंटेंस को सोचिए, तो अगर वह जा सकता है, इसका मतलब उसकी योग्यता है कि वह जा सकता है ना, उसकी योग्यता है। आप देखिए ना, क्या वो अनुमति मांग रहा है कि वह जा सकता है? नहीं ना। क्या है? वह योग्यता बता रहा है कि मतलब हम जा सकते हैं, वह जा सकता है, उसकी योग्यता है, यानी योग्यता है। अब आप देखिए, जब योग्यता है तो देखिए कि योग्यता वाला कैन था और कुड था, है कि नहीं? योग्यता वाला कैन था और कुड था। तो कैन क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। कुड में क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। अब देखिए ना, वह जा सकता है, जब भी है शब्द आ जाए, ध्यान रखिएगा, जब भी है शब्द आ जाए इसका मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। और है शब्द न रहे या है के जगह पे था आ जाए, याद रखिएगा वो पास्ट होता है। तो है शब्द है, इसका मतलब कैन लगेगा प्रेजेंट वाले में, है ना। योग्यता बता रहा है तो हमको कैन या कुड में से लगाना है, और प्रेजेंट में होगा तो कैन, पास्ट में होगा तो कुड। तो बताइए क्या होगा? ही कैन गो। क्या होगा? ही कैन गो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे सुनिए, मैंने टोटल बताया था, टोटल मॉडल्स वर्ब कितने हैं? तो 13। तो 13 जितने भी मॉडल्स वर्ब है ना, इन सभी मॉडल्स वर्ब में ध्यान रखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। ध्यान रखिएगा कि जितने भी 13 के 13 मॉडल्स वर्ब है, इन सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। चलिए, इसी सेंटेंस को वह जा सकता है को मैं क्या ऐसे बना दूं, क्या वह जा सकता है। अब देखिए, क्या वह जा सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है शब्द है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, राइट। ये किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब क्या वह जा सकता है, इसका मतलब उसकी योग्यता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा कि कैन, है ना। जो मॉडल्स वर्ब है जो बीच में लगा रहे हैं मॉडल्स वर्ब, इस मॉडल्स वर्ब को अगर क्या शब्द है तो पहले कर देंगे कैन ही गो, कैन ही गो, और लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क लगाना जरूरी है ना, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना जरूरी है। तो कैन ही गो। आ रहा समझ में? चलिए, मैं ऐसे ही एक और सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान सुनिए कि क्या मैं अंदर आ क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ध्यान सुनिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब आप सोचिए ना, इस सेंटेंस को जब आप यूज कर रहे हैं तो उससे परमिशन मांग रहे हैं, नहीं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये पूछ रहे हैं उससे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है कि नहीं। उसमें क्या आप योग्यता नहीं बता रहे हैं, देखिए पढ़ के, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें हम परमिशन मांग रहे हैं। तो हमारा इसमें योग्यता वाले में से कोई नहीं लगेगा, लगेगा मे या माइट, यानी अनुमति वाले में से। अब समझते हैं कि यहाँ पे हूँ है, तो हूँ क्या है? प्रेजेंट है, इसलिए मे लगेगा। तो क्या लिखेंगे? मे आई कम इन, ठीक है। क्या बोलेंगे? मे आई कम इन।
ठीक है, क्या बोलेंगे, मे आई कम इन। चलिए अब इसको मैं रफ करता हूँ, अब आप ध्यान सुनिएगा, इस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए, और मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं और कुछ लिखूँ तो आप बताइएगा, सोचिएगा। देखिए मैं लिखता हूँ कि वह जा सका। अब सोचिए, वह जा सका, यहाँ पे है शब्द नहीं है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट में नहीं आने वाला, तो ये पास्ट में आएगा। किस में आएगा, पास्ट में आएगा। अब देखिए ना, वह जा सका, क्या ये अनुमति है, मांग रहा है, नहीं, इसका मतलब इसका प्रयोग नहीं होगा, पास्ट वाला ये है तो कुड का प्रयोग होगा। तो बस लगा दीजिए, ही कुड गो, ही कुड गो, यानी वह जा सका। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी बहुत अच्छे से। क्लियर। चलिए, तो ये चीज़ें जब आपको समझ में आ गई है तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप जो है कि इनमें गलतियाँ नहीं करने वाले हैं। कैन, कुड, मे, माइट में 1% भी गलती आप नहीं करेंगे। चलिए अब ऐसे ही हम लोग देखने वाले हैं शुड, नीड, आउट टू, मस्ट। क्लियर। चलिए इन चारों को मैं लिखता हूँ। देखिए अब आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए मैं हटाता हूँ, देखिए है ना। चलिए इन चारों का प्रयोग, चारों का अर्थ एक ही होता है, ध्यान सुनिए, वो होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। इन चारों का अर्थ क्या होता है, तो चाहिए। लेकिन अब इनकी बात समझने वाले, जैसे कैन, कुड योग्यता बता रहे थे, मे, माइट अनुमति मांग रहे थे, राइट। इसमें जो है कि इन सबका मतलब चाहिए तो होता है, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ है। देखिए शुड का प्रयोग तब करेंगे जब जो है कि सुझाव दिया जाएगा। किसी न किसी को आप अगर सुझाव देते हैं तो शुड का प्रयोग करिएगा, और उसमें भी क्या लगा होगा, चाहिए लगा होगा। क्लियर। चलिए नीड, नीड क्या होगा, तो ये भी लगेगा चाहिए, लेकिन इसमें कौन सी बात कही गई हो, कोई ना कोई चीज़ आप किसी न किसी से मांग रहे हैं, यानी आपको ज़रूरत है। क्या है, ज़रूरत है। जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पे क्या लगेगा, नीड लगेगा, और उसमें भी चाहिए शब्द लगा ही रहेगा ऑलरेडी। चलिए आउट टू, यानी जब आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दिया जाए जो आपको करना ही करना है। जैसे मैं कहूँ कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, है ना, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, चाहिए शब्द है। क्लियर। और ये आपकी एक जिम्मेदारी है कि ये हमें करना ही चाहिए, नैतिक, नैतिक जिम्मेदारी। तो ध्यान रखिए ये क्या है, आउट टू का प्रयोग तब करेंगे जब आपको नैतिक जिम्मेदारी हो। कौन सा हो, नैतिक जिम्मेदारी। जब आपके नैतिक जिम्मेदारी हो, यानी आपको ये करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पे आउट टू का प्रयोग करेंगे। चलिए अब आते हैं कि मस्ट। मस्ट का प्रयोग तब करेंगे जब उसमें शब्द में लगा हो अवश्य। क्या लगा हो, अवश्य। क्या लगा हो, तो अवश्य। अगर अवश्य शब्द लगा है तो आप वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करिएगा। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझने वाले हैं बहुत ही आसानी से। देखिए मैं एग्जाम्पल लिखूंगा और आप इसका आंसर आप खुद ही दे दोगे। देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको घर जाना चाहिए। अब आप सोचिए, उसको घर जाना चाहिए, ये क्या लग रहा है कि सुझाव दे रहा है, या उसको ज़रूरत है, या उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, या उसमें कहीं अवश्य लगा हुआ है। तो आप सोचिए ना, मैं उसको सुझाव दे रहा हूँ कि यार तुमको घर जाना चाहिए, है कि नहीं, उसको घर जाना चाहिए, ये सुझाव है कि नहीं है, तो सुझाव ये शुड, समझ में आ रहा है ना, उसको घर जाना चाहिए, सुझाव दे रहा हूँ क्या तुम्हें घर जाना चाहिए, है कि नहीं, तो सुझाव हो गया। तो अब उसको के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ही शुड गो होम, ही शुड गो होम, राइट। आपको आगे समझ में हो कि उसको घर जाना चाहिए, सुझाव दे रहा था। जैसे और तुम्हें तुम्हें तैरना चाहिए, तुम्हें तैरना चाहिए। अब आप सोच के बताइए कि तुम्हें तैरना चाहिए, ये क्या कर रहा है, क्या उसे सुझाव दे रहा है, या उसको ज़रूरत है, या नैतिक जिम्मेदारी, या अवश्य है ना। तो क्या शब्द, अवश्य तो दिख नहीं रहा है तो मस्ट तो लगेगा नहीं, तो तुम्हें तैरना चाहिए, ये सुझाव दे रहा है, तो क्या ना, तुम्हें क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। तो क्या होगा, यू शुड स्विम, है कि नहीं, यू शुड स्विम, यानी तुम्हें तैरना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि शुड का प्रयोग कैसे करेंगे। अब चलिए ज़रूरत है इसका प्रयोग करके देखते हैं। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ। देखिए चलिए अब हमें क्या करना है, दूसरा यानी नीड। नीड का प्रयोग कैसे करेंगे, तो जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत है या जब किसी से कुछ लेंगे, है ना। चलिए तो इसके लिए जैसे शब्द लिखता हूँ, मुझे पेन चाहिए। अब बताइए ना, मुझे पेन चाहिए, ये क्या मैं सलाह मांग रहा हूँ या सुझाव? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ज़रूरत है उस चीज़ की तो मैं ले रहा हूँ, तो क्या लगेगा, नीड, है ना। तो मुझे के लिए क्या प्रयोग होगा, आई नीड अ पेन, है ना। मुझे पेन चाहिए, आई नीड अ पेन, मुझे पेन चाहिए। ऐसे ही मुझे खाना चाहिए। देखिए मुझे खाना चाहिए तो क्या होगा, आई नीड इट, आई नीड इट। समझ में आ गया ना कि जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उसके लिए नीड लगाइएगा। चलिए अब आते हैं नैतिक जिम्मेदारी यानी आउट टू। देखिए आउट टू का प्रयोग मैंने बता दिया कि आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारी, जैसे कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, है ना। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए या आदर करनी चाहिए। कह सकते हैं ना कि हमें अपने माता पिता की आदर करनी चाहिए, तो क्या लगेगा, वी आउट टू। अरे समझे ना, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, है ना। आवर पेरेंट्स लगा दीजिए या अस पेरेंट्स लगाइए, ठीक है। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो आप लगा सकते हैं वी आउट टू, है ना, रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। क्लियर, ये हो गया। ऐसे ही मस्ट, है ना, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यानी अवश्य शब्द है, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, है ना। तो यू मस्ट गो, है ना, यू मस्ट गो, ठीक है। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए तो यू मस्ट गो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन चारों में आपको कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा और शायद आप भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि शुड, नीड, आउट टू और मस्ट, इन सब में गलतियां करेंगे क्योंकि सबका मतलब चाहिए ही होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब मैं इसको रफ करता हूं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शैल, विल, वुड, डेयर, यूज टू। देखिए मैं इसको हटाता हूं। देखिए मैं आपको बता दूं कि शैल और विल का जब प्रयोग पढ़ेंगे वो टेंस में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, टेंस में। तो मैं यहाँ पे यानी मॉडल्स वर्ब में आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये टेंस में पढ़ाऊँगा शैल और विल। और आपने अभी तक टेंस का वीडियो नहीं भी देखा है तो आप जाइए एक बार पीछे, आप वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो आपको टेंस का मैंने वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि शैल और विल का प्रयोग मैंने सिखाया है। बट यहाँ पे इस चीज़ को अभी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। वुड, डेयर, यूज टू का हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए वुड, देखिए वुड का प्रयोग क्या होगा कि जब कोई सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी ऐसे शब्द आ जाए, है ना। वुड का प्रयोग तब करेंगे जब लास्ट में गा, गे, गी शब्द आ जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई ना कोई संदेह उत्पन्न रहेगा। क्या रहेगा, संदेह। क्या रहेगा, संदेह, यानी कोई चीज कंफर्म नहीं रहेगा तो वहां पे वुड का प्रयोग करेंगे, है ना। वो संदेह की भावना से रहेगा तो वुड का प्रयोग करिएगा। देखिए जैसे एग्जांपल लिखता हूं कि आज वह आएगा। अब देखिए ना, आज वह आएगा, गा शब्द है, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए कि आज वह आएगा, ये क्या कंफर्म है, ये ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो आने आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। तो आज वह आएगा, ठीक है। ऐसा शब्द आपको मिल जाए कि ये कंफर्म नहीं, ये संदेह है, तो वहां पे क्या लगेगा, वुड का। तो आज वह आएगा तो क्या होगा, ही वुड कम टुडे, है ना, ही वुड कम टुडे। यानी कंफर्म नहीं है तो क्या लगेगा,
वुड का प्रयोग करिएगा, यानी संदेह का प्रयोग, संदेह रहेगा तो वुड का प्रयोग कर सकते हैं। आज वह आएगा ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, संदेह है कि आएगा कि नहीं आएगा, है ना। आज समझ में, आज वर्षा होगी, ऐसे ही आज वर्षा होगी। अब देखिए आज वर्षा होगी, ये कंफर्म नहीं है कि वर्षा अगर हो रही होती तो ठीक था, बट कह रहे कि आज होगी, ये संदेह वाली बात होगी। तो क्या करेंगे, इट, है ना, इट, ठीक है, इट वुड रेन टुडे, है ना, इट वुड रेन टुडे, ये हमारा हो गया यानी वुड। चलिए अब आते हैं डेयर। डेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए डेयर का प्रयोग तब करिएगा, ध्यान से सुनिए, डेयर के साथ आप हमेशा टू लगाइएगा। क्या लगाइएगा, टू। लेकिन डेयर का प्रयोग तब करेंगे, डेयर का मतलब ही होता है हिम्मत या साहस देना। तो जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें हिम्मत दिया जाए, है ना, हिम्मत या साहस, साहस की बात करें, वहाँ पे आप डेयर टू का प्रयोग करिएगा। क्लियर ना, जहाँ पे हिम्मत और साहस की बात किया जाएगा वहाँ पे डेयर टू का प्रयोग करिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि उसने पत्र लिखने की साहस की। उसने क्या लिखने की साहस की, उसने पत्र लिखने की साहस की। देखिए यहाँ पे साहस आ गया, हिम्मत की बात किया है ना, लिखने की, है ना, समझ रहे, वहाँ पे क्या लगेगा, डेयर टू। तो चलिए लगाइए, उसने यानी ही, क्या लगाना है, डेयर टू, ठीक है, क्या किया है, पत्र लिखने की, है ना, राइट अ लेटर, ठीक है ना, ही डेयर टू राइट ए लेटर, समझ में आ गया ना। चलिए ऐसे ही, और उसने मारने की साहस की, है ना, उसने मारने की साहस की, यानी मारने के लिए साहस की। तो क्या होगा, ही डेयर टू, है ना, ही डेयर टू किल, है ना, उसने क्या किया, मारने की साहस के, ही डेयर टू किल। आ रहा समझ में ना आपको, मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में आ गई। जहाँ पे साहस की बात करेगा डेयर टू लगा दीजिएगा। क्लियर ना। चलिए ऐसे आते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हटाता हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं यूज्ड टू। देखिए यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके लास्ट में ऐसा शब्द मिल जाए, करता था या करती थी, है ना, या करते थे, ऐसे शब्द मिल जाए, करता था, करती थी, करते थे, ये शब्द मिल जाए ना, तो आप कुछ मत सोचिए, सीधे यूज्ड टू का प्रयोग करिए, है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं धूम्र, है ना, मैं धूम्र पान किया करता था। देखिए ये सिर्फ सेंटेंस है, मेरा धूम्रपान से कोई लेना देना नहीं है और नहीं मैं धूम्रपान का प्रचार करने वाला हूँ। क्लियर ना। तो आप ऐसा मत कहिएगा कि सर आप जो है कि कह रहे हैं कि मैं धूम्रपान किया करता था, और नहीं किया करता हूँ, नहीं करता हूँ, करता था और नहीं जीवन में कभी करूँगा। क्लियर ना। देखिए तो मैं धूम्रपान किया करता था। अब आप देखिए यहाँ पे शब्द एक करता था, तो करता था जब मैंने बताया तो क्या लगेंगे, यूज्ड टू। तो चलिए अब लिखता हूँ, आई यूज्ड टू क्या करते थे, स्मोक, क्या करते थे, स्मोक। तो आई यूज्ड टू डू स्मोक, है ना, तो आई यूज्ड टू डू स्मोक, है ना। ऐसे और हो, मैं नहाया करता था, है ना, तो मैं नहाया करता था, आई यूज्ड टू बाथ। अरे समझ में ना। तो ये था हमारा पूरा, मैंने 13 के 13 मॉडल्स वर्ब में से टोटल 11 मॉडल वर्ब आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो पूरा वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप वॉच कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेन वर्ब था फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, यानी नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब कितनी है। तो मैंने बताया था कि मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब जो है ना कि मुख्यतः पढ़ने के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। एक होता है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। यानी फाइनाइट वर्ब
नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। मैं आपको इसका पहले एक डिफिनीशन समझाता हूँ कि इन तीन चारों में अंतर क्या है। देखिए, फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पूरा समझाऊंगा, बट आप थोड़ी थोड़ी बातें मेरी समझा करिए, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब आते हैं नॉन फाइनाइट क्या होता है। तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता नहीं है ना, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता नहीं है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा भी। अब आते हैं फिर से ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस ध्यान सुनिए, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब हो और वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट हो, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंतर्गत वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर ना? उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वर्ब के बाद क्या नहीं होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है। चलिए अब बोर्ड पे चलते हैं, इसको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको धीरे धीरे बेसिक से समझाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया चार प्रकार की, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ठीक है, मैंने अभी बताया फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। देखिए, मैंने फाइनाइट वर्ब में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दो एग्जाम्पल। ही इज डांसिंग, दे आर प्लेइंग, है ना। ही इज डांसिंग, दे आर प्लेइंग। अब आप देखिए इसमें कौन सा वर्ब दिख रहा है, कितने वर्ड ऐसे हैं जो वर्ब है। तो आप देखिए ये इज, आर, ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बट ये भी तो वर्ब ही है ना, लेकिन बट ये कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखिए डांसिंग और प्लेइंग, ये भी तो वर्ब है, ये मेन वर्ब में आते हैं कि नहीं? ये मेन वर्ब में आएंगे, ठीक है। तो ये भी वर्ब है, मतलब हमारे पास एक सेंटेंस है ही इज डांसिंग, इसमें दो वर्ब है, इज और डांसिंग, ठीक है। इसमें दे आर प्लेइंग में आर और प्लेइंग ये दो वर्ब हैं। तो हमें ये जानना है कि इन दोनों वर्ब में से कौन सा जो है कि फाइनाइट वर्ब है। अब मैंने बताया फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। अब सपोज करिए मैं ही के जगह पे लिख दूं आई, क्या लिखूं? आई। तो आई के साथ क्या लगता है? क्या इज लगता है? क्या नहीं, क्या लगता है? एम लगता है। तो आई एम, और ये क्या है? डांसिंग। क्या है? डांसिंग। आई एम डांसिंग, है ना। आई एम डांसिंग। अब देखिए क्या बदला है। मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए। देखिए अगर मैंने यहाँ पे ही था, अब मैंने सब्जेक्ट आई लिखा, तो यहाँ से कौन बदला है? तो डांसिंग तो वैसे ही रहेगा। ये क्या बदल गया? एम। इज जो है कि किस में बदल गया? एम में। किस में बदल गया? एम में। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो ये इज है वो कौन सा वर्ब है? तो फाइनाइट वर्ब। यानी ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है वो क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। तो बदल गया। अब देखिए दे आर, दे देखिए दे प्लूरल है ना। दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार क्या लगा है? आर लगा है। अगर यहाँ पे सपोज करिए ये होता ही, क्या होता है? ही, तो ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है, तो ही इज प्लेइंग। अरे समझ में ना, क्या होता है? ही इज प्लेइंग। तो इसका मतलब कि इज जो है यानी इज और यहाँ पे आर, ये कौन सा वर्ब है? तो फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। मुझे लगता है कि फाइनाइट वर्ब आपको कभी दिक्कत नहीं कर सकता। बस आपको इतना याद होगा कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है और नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होता है। चलिए अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट जो है कि तीन प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। देखिए मैंने लिखा है, एक होता है इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव वाला जो होता है ना, ऐसा वर्ब जिसके पहले टू लगा हो। जिसके पहले क्या लगा हो?
टू लगा हो, जिसके पहले टू लगा देंगे, वर्ब के पहले टू लगा देंगे तो वो हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। हर समझे ना, नॉन फाइनाइट 3 प्रकार की होती हैं, तो जिसके पहले टू लगेगा वो नॉन फाइनाइट भी हो जाएगा। और नॉन फाइनाइट के अंतर्गत कौन सा होगा, तो इन्फिनेटिव। कौन सा हो जाएगा, इन्फिनेटिव। अब देखिए जिरंड, जिरंड क्या है, जिसके वर्ब में आईएनजी लगा होता है वो जिरंड होते हैं। क्या होते हैं, जिरंड क्या होते हैं कि जिस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे वो क्या बन जाएगा, जिरंड, ठीक है ना। और जिस वर्ब के पहले टू लगा देंगे तो बन जाएगा इन्फिनेटिव। क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव। क्लियर। चलिए ऐसे ही पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या है, तो जहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाए, जहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाए वो क्या बन जाएगा, पार्टिसिपल। यानी मोटा तौर पे आपको एक बात तो जरूर याद रखना है कि जिस वर्ब के पहले टू हो, या वर्ब में आईएनजी हो, या वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, अगर ये तीनों कहीं भी दिख जाए इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। लॉजिक फिक्स। यानी वर्ब के पहले टू हो, वर्ब के बाद आईएनजी हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर दिख जाए इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब आप देखिए यहाँ पे इज कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। लेकिन हमें क्या देखना है, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट का क्या एग्जांपल मैंने बताया था, तरीका क्या बताया था कि वर्ब से पहले टू हो। देखिए इसमें वर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब इसमें क्या है, एक्सरसाइज भी है, लेकिन एक्सरसाइज के पहले टू नहीं लगा है, इसका मतलब इधर वर्ब नहीं है। चलिए अब दूसरा क्या था कि वर्ब में आईएनजी हो। अब आप देखिए ना यहाँ पे स्विम है, स्विम, और स्विम में क्या लगा है, आईएनजी, यानी हो गया है स्विमिंग। क्या हो गया है, स्विमिंग। तो हमें दिख रहा है कि इसमें आईएनजी लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब। स्विमिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसे एक और एग्जांपल देखता हूं। देखिए आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड। अब देखिए रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, और पढ़ना क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले टू लगा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का आपको 3 ही चीज़ याद रखना है कि जिस वर्ब के पहले टू लगा हो नॉन फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, वर्ब के बाद आईएनजी लगा हो नॉन फाइनाइट हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। तो आपको मैं समझा दिया कि जो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। अब चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट भी आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यानी वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट भी आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है ना। अब एग्जांपल देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब मैंने लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी वर्ब के साथ क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। देखिए एग्जांपल के तौर पे ही राइट ए लेटर। देखिए राइट मतलब लिखना होता है, और क्या लिख रहा है, अगर लिखना होता है तो ये वर्ब है, और क्या लिख रहा है तो पत्र लिख रहा है, तो पत्र क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसका मतलब ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, केवल वर्ब होगा, वो क्या होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखिए बर्ड्स फ्लाई, राम गोज, है ना, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई क्या है, वर्ब है, बट ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये जो वर्ब है इन ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे राम गोज, राम सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए था बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह जो है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैंने आपको ये वर्ब का 2 पार्ट में जो वीडियो बनाया है, अब आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आप लोग हमारे वीडियो को ऐसे ही बहुत ज़्यादा वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट अपना दे रहे हैं, और आपकी वजह से हमारा एक चैनल जो है कि मोनेटाइज भी हो चुका है, और ये हमारा स्टडी चैनल है। मैं कोशिश मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को भी जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवा दीजिए, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।